नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप पर एक नहीं 2 बार जानलेवा हमले होते हैं। ये दोनों हमले धमाकेदार दस्तक हैं कि खतरनाक दुश्मन आपके खून का प्यासा बन चुका है। आपका खौफ 10 गुना बढ़ जाता है अगर आपको ये नहीं पता कि दुश्मन कौन है और दुश्मनी क्यों है। अप्रैल 2011, नई दिल्ली। सुबह ठीक 7 बजे डॉक्टर अविनाश की ड्यूटी खत्म होती है। वो वहां से चलता हुआ आएगा और वहां अपनी मोटरसाइकिल के पास जाएगा। वो रहा डॉक्टर अविनाश। सुबह के टाइम यहाँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। ये 25,000 एडवांस। फोन पे गोली की आवाज सुनाओ और बाकी के 2,25,000 लेकर जाओ। हो गया, समझो। फोन चालू रखिएगा। कल सुबह इस वक्त तक डॉक्टर अविनाश इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सोनिया। अविनाश, सीधे ड्यूटी से आ गए क्या? नहीं, तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे डैडी ने कहा कि तुम यहाँ हो तो सीधे यहाँ पर आ गया। एक्चुअली एक पुराना पेशेंट है, उसे अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए थी, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। तो डॉक्टर साहिबा, हम भी तो आपके पुराने पेशेंट हैं। हमें अपॉइंटमेंट कब मिलेगा? देखो, 7 फेरों में सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। अविनाश, एक दूसरे को हम 15 सालों से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते भी हैं, तो फिर इन 7 फेरों से क्या बदल जाएगा? फर्क तो पड़ेगा सोनिया जी। जैसे कि सुबह की पहली चाय मैं तुम्हारे हाथ की पी सकता हूँ। तो 1 कप चाय के लिए आप शादी करना चाहते हैं? ये क्या लॉजिक हुआ? चाय तो मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। करूँ? एक छोटी सी बेटी भी ऑर्डर कर देना, खूबसूरत सी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अच्छा अविनाश, मैं 4 दिन के लिए लखनऊ जा रही हूँ, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। जब मैं लौटूंगी तुरंत शादी कर लेंगे। पंडित को बुक करो। अविनाश, जब मैं लौटूंगी तब हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ओके? क्या करना है? शादी करनी है बस, और आइडियली अभी करनी है। पता नहीं लखनऊ की कॉन्फ्रेंस में तुम्हें कोई हीरो मिल जाए और तुम मुझे पहचानो भी ना। 4 दिन बाद। ओके? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो डॉक्टर साहिबा, इस प्रॉमिस पर तो एक मोहर लगनी चाहिए। हेलो। हाँ, आप उन्हें बिठाइए, मैं भी बुलाती हूँ। आपको जाना पड़ेगा, वरना मेरे पेशेंट ये सोचेंगे कि 2 डॉक्टर क्लिनिक के अंदर क्या क्या करते हैं। क्या क्या करते होंगे? अविनाश, जाओ ना। ओके बाबा, बाय बाय।
एक तरफ डॉक्टर अविनाश एक खूबसूरत फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे अपनी होने वाली पत्नी डॉक्टर सोनिया के साथ, पर दूसरी तरफ एक और प्लानिंग हो रही थी जिससे डॉक्टर अविनाश बिल्कुल अनजान थे। कल सुबह इस वक्त तक डॉक्टर अविनाश इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, और वो थी उनकी मौत की प्लानिंग। 27 अप्रैल 2011 रोजमर्रा की जिंदगी के बीच डॉक्टर अविनाश के लिए मौत की दस्तक को सुनना लगभग नामुमकिन था। हेलो, मनीष जी का नंबर है इसमें। घोड़ा दबाने से पहले उनको फ़ोन करियो। गोली की आवाज़ सुनना चाहते हैं वो। सुना दूंगा। हेलो, तैयार है ना? गोली चलने वाली है। और पहली गोली मैं चलाऊंगा। अगर मैं चूक गया ना तो तू चलाना दूसरी। ठीक है। अविनाश जी! और पुलिस को भी फौरन सारी जानकारी दी गई। दोनों बुलेट्स हार्ट के बहुत ही करीब से गुजरे। चांसेस बहुत कम। एक्चुअली क्या हुआ डॉक्टर, बता सकते हैं? मैंने तो ऐसे कुछ देखा नहीं, लेकिन हमारा एक वार्ड बॉय है, शास्त्री। शास्त्री, जी डॉक्टर साहब। इन्हें बताओ। सर मैं और वो अपना दुबे पान खाने जा रहे थे। हाँ, फिर सर हमने दो ढाई गोलियों की आवाज़ सुनी। वहाँ जाकर देखा तो डॉक्टर अविनाश नीचे पड़े थे। मुड़कर देखा तो वे भाग रहे थे। कितने लोग थे? 3 थे साहब। कहाँ भाग रहे थे? उनकी एक अपनी गाड़ी खड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने उनका पीछा किया, पर वो निकल चुके थे। पर हाँ सर, उनका मोबाइल और रिवॉल्वर वहीं गिरा पड़ा है। सेल फोन अभी भी एक्टिव है। इस मोबाइल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सर्वेलेंस के लिए भेज। देसी रिवॉल्वर है, 5 गोलियां लोडेड है। डॉक्टर अविनाश का बिल्कुल सही बार है, मतलब यानी कि वो घर निकलने की तैयारी में है। 2 गोलियां चली हैं। इस बरामद रिवॉल्वर में 5 गोलियां। इसका मतलब 2 अलग अलग बंदूकों से फायरिंग हुई थी। सर डॉक्टर अविनाश के माँ बाप आ गए हैं। ठीक है, ये मोबाइल अभी भी एक्टिव है, सारी डिटेल्स निकालो। देखिए, हम अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोग ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि खून काफ़ी बह चुका है। डॉक्टर साहब, साफ साफ बताएं बात क्या है? जी अरे जल्दी से बताइए बात क्या है? एक्सक्यूज मी। अनु संभाले अपने आप को। अनु प्लीज संभालो। मेरा बच्चा, हे भगवान। हेलो मनीष जी, परेश। गुड न्यूज़ सुनाओ परेश। अरे डॉक्टर अविनाश सीरियस है, नहीं बचेगा। क्या मरा नहीं? अरे तुम लोग गोलियां चला रहे थे या मजाक कर रहे थे? अरे मनीष जी, हमारी गोली हमेशा काम कर जाती है, टेंशन मत लीजिए आप। और मैं भी पैसा तब देता हूं जब काम खत्म होता है। जब मरेगा तब आना। मरेगा, थोड़ी देर में मरेगा। कौन था ये शख्स जिसे डॉक्टर अविनाश से इतनी गहरी दुश्मनी थी, और गोलियों की आवाज वो क्यों सुनना चाहता था?
ऐसा भी क्या हुआ था उन दोनों के बीच? मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा उसके लिए डर लगा रहता था। इकलौता है, सब उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। सब कौन है? कोई जो उसे मार डालना चाहता है। मतलब इससे पहले भी मारने की कोशिश की गई? 2 बार। कब, कहाँ? देखिए, हम लोग गाजियाबाद से हैं। अविनाश ने अपनी फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग वहीं ली थी। अच्छा, ये पहला हमला कब हुआ था? जुलाई 2009 में। और ये दूसरा हमला? फरवरी 2010 में। ये डॉक्टर सोनिया कौन? अविनाश की बचपन की दोस्त है। वो हमारी होने वाली बहू है। सूर्य प्रकाश जी, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं कहा, शायद सब खत्म। शुभ शुभ बोलिए भाई साहब, कुछ नहीं होगा अविनाश को। आपका परिचय? ये सोनिया के माता पिता हैं। हमने सोनिया को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है वो? वो लखनऊ में है, सेमिनार में गई है। अच्छा, पिछले 2 हमलों की इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद पुलिस ने की ही होगी। की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है? बताइए ना, अरे बताइए ना। सूर्य प्रकाश जी, बताइए। वो हमारी एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन थी। सोनिया, तुम ही समझाओ इन्हें। मैं सारा दिन घर पर नहीं बैठ सकता। अगर उन लोगों को मुझे मारना ही होगा तो यहां पर भी आकर मार सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, शुभ शुभ बोल। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मम्मा, अगर पापा वो जमीन बेच देंगे तो ये अटैक्स बंद हो जाएंगे और किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं होगा। सुना आपने वो क्या कह रहा है? जो भी कीमत मिलती है ले लीजिए, नहीं चाहिए हमें वो मनहूस जमीन। मनहूस मत कहो उसे। अरे वही तो एक चीज है जो हम अविनाश के लिए छोड़कर जा सकते हैं। अरे अविनाश ही नहीं रहेगा तो वो जमीन का करेगा क्या? लेकिन आप समझते क्यों नहीं? देखिए पापा, प्लीज आप गलत मत समझिए, लेकिन अविनाश और मैं दोनों डॉक्टर हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी सब कुछ अच्छा ही चलेगा। लेकिन भगवान ना करे अगर अविनाश को कुछ हो गया तो आप लोग के साथ मैं भी। नहीं नहीं बेटा, नहीं। पापा प्लीज। 6 पुश्तों की जमीन थी, बेच दी। सोचा अब तो वो लोग अविनाश को अकेला छोड़ देंगे, लेकिन देखिए क्या हाल किया है मेरे बच्चे का। रहमान, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर ओटी में चाहिए, जल्दी, इमरजेंसी है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा अविनाश ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, अब चिंता मत कीजिए। उसे कुछ हुआ तो नहीं? आप बताइए। आप प्लीज बैठिए। डॉक्टर साहब, बैठिए, ठीक है? बैठिए। अविनाश ठीक है ना? अविनाश ठीक है ना डॉक्टर साहब? प्लीज डॉक्टर साहब बताइए, अविनाश ठीक है ना? हाँ पापा। कब से ट्राई कर रहा हूँ बेटा, कहाँ हो तुम? यहाँ अविनाश को किसी ने गोली मार दी बेटा। क्या? वो जिंदा तो है? बहुत सीरियस है बेटा। पापा मैं अभी निकलती हूँ, मैं बस आ ही रही हूँ। आजा बेटा, जल्दी आजा।
सर ये सिम कार्ड 2 दिन पहले ही खरीदा गया था। सारे कॉल ट्रेस हो गए? जी हाँ सर, लेकिन इससे जितने भी कॉल किए गए हैं सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ है। सिम कार्ड कहाँ का है? गाजियाबाद का सर। डॉक्टर अविनाश गाजियाबाद के, उनके ऊपर जो 2 हमले हुए वो भी गाजियाबाद। श्रुति, मैं 3-4 दिन के लिए नैनीताल जा रहा हूँ, तो बाहर पेशेंट्स के लिए बोर्ड लगा देना। जी डॉक्टर। शूट आउट को 2 दिन बीत चुके थे। डॉक्टर अविनाश वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और उसके हमलावर और हमले का मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस पूरी फोर्स के साथ तहकीकात कर रही थी और आखिरकार एक सुराग मिला। सर यह नंबर किसी वरुण का है, गाजियाबाद का हिस्ट्री शीटर है। पता मिला? यस सर। चल गाड़ी निकाल। वो रहा। इस अटेम्प्टेड मर्डर की पहली कड़ी अब पुलिस के हाथ लग गई थी। साहब मुझे बोला गया था ये काम करने के लिए। क्या बोला? किसने बोला? अरे साहब बोला एक ने काम है, एक नए लड़के चाहिए। ये परेश चाहिए। मनीष साहब पिछले 2-3 दिन से वेंटिलेटर पर है, गारंटी है नहीं बचेगा। मुझे मत समझाओ कि मैं क्या समझता हूँ, बस तुम इतना समझ लो कि अविनाश अभी जिंदा है। कॉन्ट्रैक्ट उसे मारने का हुआ था, जब वो मर जाए तब फोन करना। खा ले बेटा परेश, हमें झेलने के लिए तुझे बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। बोला था ना, खा ले, बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। सीधा बोलेगा या बम्बू के बाद बोलेगा? साहब मैंने तो सुपारी ली थी। कौन है तेरा पान वाला? मनीष कुमार। डॉक्टर अविनाश को क्यों मारना चाहते हैं? ये एक सवाल हम कभी नहीं पूछते, आप तो समझते हो साहब। अपनी समझ को अपने हलक में डाल के रख, ना उखाड़ के फेंक दूंगा। सर इसने जो लास्ट नंबर डायल किया वो स्विच ऑफ है। डॉक्टर मनीष का नंबर है? जी साहब, लेकिन वो नंबर बदलता रहता है साहब। तुझे कैसे मिलता है नया नंबर? मुझे वो बार बार फ़ोन करके पूछता रहता है, डॉक्टर अविनाश मरा के नहीं, मरा के नहीं। रहता कहाँ है? घर का नहीं पता साहब, दवा खाने का मालूम है। गाजियाबाद में? आपको कैसे पता साहब? बाप है। मनीष कुमार। सभी मरीजों को सूचित किया जाता है कि डॉक्टर मनीष कुमार दिनांक 3 मई 2011 तक किसी आवश्यक कार्य होने की वजह से क्लिनिक में नहीं आ पाएंगे। अतः 3 मई 2011 तक क्लिनिक बंद रहेगा। क्लिनिक है तो कंपाउंडर भी होगा। 6 महीने से काम कर रही हूँ सर। तुम्हारा बॉस कहाँ है? नैनीताल। क्यों? सर कल ही उनकी शादी हुई थी तो वो हनीमून के लिए गए हैं। अच्छा, बता सकती हो कैसे गए? कार से। नंबर याद है? DL। लिख कर दो। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझी? जी। डॉक्टर साहब कैसा है अविनाश? पहले से बेटर है, शायद आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी।
सूर्य प्रकाश जी। इंस्पेक्टर साहब, पता चल गया। अच्छा, कौन है? है कोई डॉक्टर कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, जानते हैं? नहीं, मैं किसी डॉक्टर मनीष कुमार को नहीं जानता। शायद आप जानते हैं। जी। कौन है और आपके दामाद को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? डॉक्टर मनीष कुमार मेरी बेटी का दोस्त है, अच्छा दोस्त है। अच्छे दोस्त ने काम अच्छा नहीं किया। सुमेर जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम और अविनाश एक दूसरे को बचपन से चाहते हो, पसंद करते हो, एक साथ खेले कूदे हो और हमारे परिवार भी एक से हैं। फिर ये क्या पागलपन है बेटा? तुम समझाओ इसको। देखो बेटा, डॉक्टर अविनाश ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। माँ प्लीज, मुझे प्यार पे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ मैं अविनाश को लाइक करती थी, लेकिन अब मैं उसे पसंद नहीं करती। अगर कोई इंसान प्यार में पड़ता है तो उससे बाहर भी तो निकलता है ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अविनाश का भला नहीं चाहती, मैं भी उसका भला ही चाहती हूँ, लेकिन मेरा भला सिर्फ डॉक्टर मनीष के साथ है। जाओ, करो जाके अपना भला, जो समझ में आए करो, उसके बाद मेरा मुंह मत देखना। पापा, मनीष कुमार ने कल ही शादी की है, नैनीताल गए हैं हनीमून के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सोनू तो लखनऊ में है। सेमिनार में गई थी और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। वो यहाँ नहीं पहुंचेगी सुमेर जी, क्योंकि आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही पहुंची हुई है। हमें यह लगता है कि डॉक्टर अविनाश को मारने की कोशिश में डॉक्टर मनीष कुमार और डॉक्टर सोनिया, यानी कि आपकी बेटी भी शामिल है। पता है मनीष, बचपन से ही जब भी मैं हनीमून के बारे में सोचती थी ना, नैनीताल के बारे में जरूर सोचती थी। वैसे भी बचपन की बातों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, खास करके बचपन का प्यार। अगर ऐसा होता तो हमारी शादी नहीं हुई होती, और जैसा हुआ है वैसा भी नहीं होता। डॉक्टर कुमार जी, आपके साथ डॉक्टर सोनिया। दोनों डॉक्टर्स के होश उड़ गए। सभी क्रिमिनल्स की तरह उन्हें भी लगा था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन सुरागों की एक चेन बन गई थी जिसने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी और उन्हें नैनीताल पहुंचा दिया। जो मोबाइल फोन हमलावर के हाथों से गिर गया था, वो मोबाइल फोन इस केस का सबसे अहम सुराग और सबूत साबित हुआ। पहले भी 2 बार अटैक्स करवाए थे अविनाश पर, लेकिन फेल हो गए। इस बार गोलियों की आवाज के साथ साथ उसकी चीख भी सुनना चाहते थे हम। दोनों परिवार दंग रह गए। मुझे जमीन की प्रॉब्लम के बारे में पता था, मैंने सोचा उसी के बहाने आप अपने बचपन के दोस्त का मर्डर करेंगे, राइट? तो उसके लिए मरवाने की क्या जरूरत थी? तुम रिश्ता तोड़ देती, हमसे बोलती, अपने माता पिता से कहती। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मजाक कर रही हो ना? नहीं अविनाश, मैं सीरियस हूँ। कौन है वो? है कोई, मगर तुम नहीं हो अविनाश। कि मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी।
मेरे लिए औरत मतलब सिर्फ तुम हो सोनिया, बचपन से। ये बचपन नहीं है अविनाश, प्लीज समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तुम करो सोनिया। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, हम एक साथ बूढ़े होंगे, जैसे एक साथ बड़े हुए। कौन है वो? डॉक्टर है ना? बताओ सोनिया, बताओ। बताया तुमने? नहीं, लेकिन वो जाने बिना रहेगा भी नहीं। वो रहेगा ही नहीं। What? और कोई चारा ही नहीं था। जो मनीष ने सजेस्ट किया वही ठीक लगा। मेरे एक पेशेंट सुपारी लेने वाले को जानते थे। पहली बार में ही हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। जब दूसरी बार भी नहीं हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। तीसरी बार हम उसकी चीखें सुनना चाहते थे, उसे मरा देखना चाहते थे। ये शूटर्स नए थे, इसलिए उनके साथ प्लानिंग में मैं भी शामिल हुआ। इस बार अविनाश को मारना ही था। गोली की आवाज हमारे लिए मानो शहनाई थी। सर, डॉक्टर अविनाश को होश आ गया है, वो स्टेटमेंट देने की हालत में है। चलो। बेटा नहीं नहीं, आराम कर, आराम कर। अब के बाद कोई तुम पर गोली नहीं चलाएगा, कभी नहीं। मम्मा, सोनिया, सोनिया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? बेटा आप तुम आराम करो, हम बाद में बताएंगे। हाँ, इस केस में जुर्म ने एक नहीं बल्कि कई दस्तक दी थी। डॉक्टर सोनिया ने जब किसी और से प्यार होने की बात कही थी तो वो एक साफ और मजबूत दस्तक थी। प्रॉपर्टी के नाम पर जब 2 बार अटैक्स हुए वो भी एक दस्तक थी कि कुछ गड़बड़ है, छानबीन होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। सब कुछ फेस वैल्यू पर लिया गया। ये एक जिंदा लाश है, मेडिकल साइंस इसे कोमा कहती है, पर ये बेजान आंखें साफ साफ कह रही हैं कि जिंदगी अब इस दुनिया में नहीं रही। पर क्या इस दुनिया में चमत्कार हो सकते हैं? क्या निकली हुई सांस पलटकर वापस आ सकती है? क्या जिंदगी एक लाश पर दोबारा दस्तक दे सकती है? कई तजुर्बेकार डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि उन्होंने अपने करियर में कई चमत्कारी वाकये महसूस किए हैं। मुजरिम ने अपने शिकार की जिंदगी की हर बूंद निचोड़ दी होती है, लेकिन एक छोटी सी बूंद फिर जिंदगी बन जाती है और लौट आती है एक तूफान की तरह, एक सुनामी की तरह, न्याय के दरवाजे पर दस्तक देने, अपने गुनहगारों को बेनकाब करने। आज का केस कुछ ऐसा ही है, अद्भुत और चमत्कारी। फरवरी 2010, अहमदाबाद, गुजरात। बीस साल की रोशनी पटेल अपनी MBA क्लास से लौट रही थी। शाम का वक्त था, शहर अहमदाबाद, गुजरात।
हटो, चले पीछे 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 हो जाओ, चलो। सर सांस लगभग नहीं है। मतलब जिंदा है। एम्बुलेंस कहाँ है? आती होगी सर। सर लड़की का नाम है रोशनी पटेल, दीपराज फ्लैट्स, चाणक्यपुरी, और फोन नंबर है। वालों को इन्फॉर्म करो जल्दी। जी सर। पंचाल। यस सर। पूरी जगह की डिटेल्स नोट करो, जहाँ पे स्कूटी पड़ी थी, जहाँ पे हेलमेट पड़ा था, और ये लड़की जहाँ पड़ी थी। ओके सर। फोटोग्राफर। हादसे के बारे में सुनते ही रोशनी पटेल का पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। जी इंस्पेक्टर साहब, रोशनी मेरी बेटी थी। कहाँ से आ रही थी? MBA कॉलेज से। चाणक्यपुरी आपके घर लौट रही थी? हम लोग चाणक्यपुरी में नहीं रहते, हम लोग कलोल में रहते हैं। और जैसे इस हादसे के बारे में खबर मिली, मैं और मेरा बेटा जीतू सीधे यहाँ आ गए। रोशनी चाणक्यपुरी में मेरी बहन आयशा के साथ रहती थी। मेरे साथ? जी, वो कलोल से कॉलेज दूर पड़ता है। कौन सा कॉलेज? श्यामलाल आनंद कॉलेज, उस्मानपुरा में। हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं से लौट रही थी रोशनी। जब से MBA शुरू किया वो आपके साथ रह रही है? अभी 14 दिन पहले ही वो हमारे यहाँ रहने आई थी, और प्लान था कि कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन सरिता के घर पर रहेगी। रोज इसी वक्त लौटती थी? जी हाँ, वो टाइम की बिल्कुल परफेक्ट थी। सुबह टाइम पर वो घर से निकलती थी और शाम में टाइम पर ही घर वापस आती थी। बाय दीदी, बाय जीजू। ओए रोशनी, संभाल के चलाना, स्कूटी है, रॉकेट नहीं, समझी ना? हाँ जीजू, लेकिन बैलगाड़ी भी तो नहीं है ना। डोंट वरी जीजू, मेरे पास सेफ्टी है। बाय बाय। इससे पहले कभी भी इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये डेली का रूट था। शायद एक्सीडेंट ना हो। ये क्या कह रहे हो? देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। 12 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते। प्लीज आप लोग प्रिपेयर रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, उसे होश कब तक आ जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, होश आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वैसे कोशिश जारी है। सर जिसने हमें फ़ोन किया था उससे बात हुई। क्या बोला? सर उसने कहा कि कोई नहीं था आसपास, और जितने भी लोग बाद में आए वो सब यही कह रहे थे कि किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन जो हुआ वो बहुत अजीब है। स्कूटी लड़की से कम 15 मीटर की दूरी पर थी। हेलमेट किसी तीसरी दिशा में पड़ा हुआ था, वो भी काफी दूर। जबरदस्त एक्सीडेंट होगा सर, तभी तो लड़की स्कूटी से इतनी दूर जा गिरी। अगर इतना जबरदस्त फटका पड़ा होता तो लड़की के शरीर में भी घाव गहरे होने चाहिए थे। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया। एक्सीडेंट था या कुछ और था, ये तो सिर्फ रोशनी बता सकती थी, और रोशनी बताने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए, अभी के लिए हम इसे एक्सीडेंट केस मान के चल रहे हैं। अगर कुछ और है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर कुछ और क्या हो सकता है? और भला मेरी बहन की किसी से क्या दुश्मनी होगी? प्यार हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझसे बहुत क्लोज है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। सॉरी, पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया है। ब्रेन हेमरेज होने के कारण पेशेंट कोमा में जा रही है।
एक होनहार MBA स्टूडेंट रोशनी पटेल, एक सेफ ड्राइवर रोशनी पटेल अपने रेगुलर रूट पर खून में लथपथ पाई जाती है और फिर बिना कोई बयान दिए कोमा में चली जाती है। इस हादसे का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। केस एक्सीडेंट का रजिस्टर होता है, लेकिन इसके डिटेल्स एक्सीडेंट के बिल्कुल नहीं लगते थे। उस शाम की असलियत सिर्फ रोशनी की जुबान से पता चल सकती थी, लेकिन उसकी जुबान उस वक्त बिल्कुल बेजान थी और जान के लौटने की उम्मीद लगभग 0। रोशनी 24 फरवरी 2010 को कोमा में गई। 3 महीने बीत गए। हॉस्पिटल्स बदले, डॉक्टर बदले, पर रोशनी की हालत नहीं बदली। हाँ पंचाल बोलो। सर 3 महीने से वो लड़की कोमा में है। अब क्या रिकवरी होगी? शायद नहीं होगी। अब इस केस को भी कोमा में नहीं रख सकते ना। क्लोज कर दो केस को। ओके सर, मैं NC रजिस्टर करता हूँ। एक्सीडेंट केस अनडिटेक्टेड। ठीक है। ये डॉक्टर ने जो रोशनी की फाइल में दवाइयाँ लिखी है, उसमें ये वाली दवाई जो है ना, कोमा की हालत में रोशनी को घर लाया गया। अब उसकी माँ, भाई और बहनें उसकी देखभाल करने लगे। दुनिया भर में पापी लोग पाप करके मजे में घूम रहे हैं और भगवान ने मेरी बेटी के साथ ये क्या कर डाला। आप यहाँ? बहुत बुरा लगा सुनकर। आप मामा भंजी यहाँ पे? शॉकिंग है। वैसे भी अब आप लोगों का रोशनी के साथ कोई रिश्ता रहा ही नहीं। जीतू, हमारा डाइवोर्स जरूर हुआ है, पर रोशनी के साथ एक रिश्ता है मेरा। रिंकल प्लीज, अब शुरू मत हो जाना। शुरू तो तुमने किया है जीतू। हम तो यहाँ बस रोशनी का हालचाल पूछने आए थे। जीतू बेटा, मेरी भांजी वाकई तुम सबसे और खासकर रोशनी से बहुत प्यार करती थी और करती है। अब छोड़िए भी, इन पुरानी बातों को कुरेदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक कहा आपने। अब तो रोशनी के लिए प्रार्थना ही करनी है। बहू, रोशनी तुम्हें हमेशा से खटकती थी ना, अब झगड़ा करो इसके साथ, जगाओ उसे। बा, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मुझे रोशनी खटकती थी। ये नहीं कहते कि मैं आप सबको खटकती थी, मेरी प्राइवेसी आप सबको खटकती थी। रिंकल बस। तुम हमेशा से मुझे ही बस कहते थे और आज भी मुझे ही बस कह रहे हो। नो डाउट तुम एक अच्छे भाई जरूर हो, पर एक अच्छे पति बिल्कुल नहीं। सॉरी टू से, बट ये कड़वा सच है। रोशनी ना तो बच्ची है, ना मैं उसकी नौकरानी हूँ, फिर मैं उसका सारा काम क्यों करूँ? रिंकल तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। ओके, ऐसे बात नहीं करूंगी, पर मैं तुम्हारी बहन का काम भी नहीं करूंगी। भाभी, अगर आपको घर का काम नहीं करना है तो आप मत कीजिए, लेकिन आप मुझे सब में मत घसीटिए प्लीज। हेलो स्वीटी, तुम्हें इसमें बीच में क्यों नहीं लाऊं? तुम्हारे हिस्से का सारा काम बाप मुझ पर थोप देती है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? भैया, आप कुछ बोलिए ना। रिंकल, अगर तुम थोड़ा ज्यादा काम कर लोगे तो तुम पे कोई आसमान ही टूट पड़ेगा। एग्जैक्टली। तुम्हारी छोटी बहन छोटे छोटे काम भी करेगी तो उसकी नाजुक उंगलियां टूट नहीं जाएगी। बिगाड़ कर रखा है तुम सबने इसे। रिंकल, तुम हद से ज्यादा बोली हो। अब एक शब्द भी बोला ना तो। क्यों ना बोलूं? इस घर में मेरी कोई औकात नहीं है क्या? अगर तुम्हें इस घर से इतनी प्रॉब्लम है तो तुम चली क्यों नहीं जाते? प्लीज लीव। रिंकल प्लीज, गुस्सा शांत करो। बापू, ये कितना इंसल्टिंग है। जीतू हमेशा रोशनी की साइड लेता है। मैं उसकी पत्नी हूँ। वही तो बेटा, तुम उसकी पत्नी हो
रोशनी तो साल 2 साल में शादी करके अपने घर चली जाएगी। तुम्हें तो जितेंद्र के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। तुम चाहो तो हम लोग जीतू को अलग से समझा सकते हैं। हम सब तुम दोनों का भला चाहते हैं। जीतू बेटा, तुम समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए रिंकल के भी कुछ अरमान है, कुछ इच्छाएं हैं। पता है उसकी इच्छा क्या है? वो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी उंगली पे नचना चाहती है, और जो मैं होने नहीं दूंगा। ऐसी बात नहीं है जीतू, रिंकल की बड़ी अच्छी परवरिश हुई है। हाँ क्यों नहीं, हम तो 2% के हैं ना। तुम ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो? रिंकल और रोशनी दोनों जवान लड़कियां हैं और दोनों तरफ से 19-20 गलतियां होती होंगी। मेरी बहन और मेरी बीवी दोनों मेरे सामने, उनमें कौन सही है कौन गलत ये मुझे अच्छी तरह पता है। देखो जीतू, वैसे तो मैं बाहर वाला हूँ, लेकिन तुम दोनों की फैमिलीज को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि तुम और रिंकल कुछ दिनों के लिए अगर अलग रहोगे तो शायद सबके लिए अच्छा होगा। पता है अच्छा क्या होगा? आप बाहर वाले हो तो बाहर ही रहिए, मुझे ये फालतू के सजेशन मत दीजिए। जीतू, तुम जो ये इस तरह से बात कर रहे हो, ये तो बड़ों के साथ बदतमीजी हुई ना। ये रोशनी भी हमारी रिंकल के साथ ऐसे ही पेश आई होगी। ओके, तो ठीक है, आप अपनी दूध की धुली हुई रिंकल को अपने पास रखिए, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे अकेला रहिए। जीतू बेटा ये नहीं पापा, आई वॉन्ट डाइवोर्स। क्या? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। नजर लगाई मेरी बच्ची को, जरूर इसने कुछ किया होगा। अक्सर लोग गुस्से में अपने दुश्मनों का बुरा चाहते हैं, उन्हें बद्दुआएं देते हैं, लेकिन रोशनी की हालत ऐसी हो गई थी कि कोई जानी दुश्मन भी ऐसा नहीं चाहेगा। अब सवाल ये उठता था कि रोशनी के साथ जो कुछ हुआ था, क्या ये सिर्फ बदनसीबी थी या फिर कोई बद्दुआ जिसने एक खतरनाक साजिश का रूप ले लिया था। दिन पर दिन गुजर गए, लेकिन रोशनी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। टकटकी लगाए एक जिंदा लाश के जैसे वो बिस्तर पर कोमा की हालत में पड़ी हुई थी। इन खुली आंखों के सामने अंधेरा था, और इसी अंधेरे में छुपा था वो राज, वो सच जो इस केस की असलियत को दुनिया तक ले जा सकता था। पर ऐसा होना नामुमकिन मालूम हो रहा था। पर एक चमत्कारी पल ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। रोशनी, 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 अजय सुनते हो? जीतू, सब जन यहाँ आ जाओ। अब मैं आपसे क्या कहूँ? मैंने पढ़ा था कि ऐसा हो सकता है, पर कभी होता नहीं। और आज मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ। रोशनी के साथ जो कुछ भी हुआ, इट्स नथिंग बट मिरेकल। डॉक्टर, पर ये ठीक हो सकती है ना? फिलहाल तो ये स्टेबल है, लेकिन 2-4 दिन हमें ऑब्जर्व करना होगा। रोशनी दोबारा कोमा में नहीं जानी चाहिए। सर वो रोशनी पटेल एक्सीडेंट केस क्लोज किया था ना हमने। क्या हुआ? सर लड़की को होश आ गया। ओह, स्टेटमेंट कब ले सकते हैं? सर कल से पहले नहीं। This time around, he didn't try to hit the ball. क्या मारा? Just handled it. He knew what it means.
आप लोगों को कुछ पता चला? जीतू की बहन कोमा से बाहर आ गई है। सुबह करो सच में? सच में। ये तो चमत्कार हो गया। चलो बधाई देकर आते हैं। अबे रेवे दोनों मोटा भाई, अभी हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है और अपनी रिंकल भी उस जीतू को भूल चुकी है। हाँ वो बात भी है, अपनी रिंकल के साथ जीतू ने गलत किया था। याद करो रोशनी, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो प्लीज। तुम स्कूटी पर थी, अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। सोचो सोचो प्लीज। क्या तुमने अपना कंट्रोल खो दिया था या तुम किसी चीज से टकराई? जोर दो अपने दिमाग पर, कम ऑन। सोचो सोचो प्लीज। अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दो। कम ऑन रोशनी, सोचो। सर वो मुश्किल से हमें पहचानती है, तो वो एक्सीडेंट कहाँ से याद कर पाएगी? नसीब के बंदर ने एक और गुलाटी मारी। रोशनी कोमा से बाहर तो आ गई थी, पर उसकी याददाश्त मानो साफ हो गई थी। 3 महीने कोमा में रहने के बाद होश आया है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ब्रेन हेमरेज हुआ, इसलिए मेमोरी लॉस मोस्ट नेचुरल है। डॉक्टर साहब, कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? इलाज है, और इलाज हमने शुरू भी कर दिया है। लेकिन इलाज बीमारियों के लिए होता है, चमत्कारों के लिए नहीं। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, और अगर चमत्कार होता भी है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। रोशनी बेटा, लो चाय लो। और तुम्हें याद है, तुम जब स्कूल से आती थी तब सबसे पहले ये मांगती थी। बताओ तो ये क्या है? बेटा खाकरा है, तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें तो अचार भी बहुत पसंद है बेटा। याद है तूने पहली बार वो स्कूटी जब भैंस में ठोकी थी? मुझे बहुत हंसी आई थी। रोशनी बेटा, मुझे पूरा परिवार लगा हुआ था रोशनी की याददाश्त को जिंदा करने में, पर सभी कोशिशें नाकाम मालूम हो रही थी। एक हादसा, एक चमत्कार। 21 साल की रोशनी पटेल ने जिंदगी में 2 बड़े उतार चढ़ाव देखे थे, पर क्या ये आखिरी थे? या अब भी कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ और सबको हिलाकर रख देता? ओम जय आद्या शक्ति, मां जय आद्या शक्ति। रोशनी को उन सारी जगहों पर ले जाया गया जहां वो एक्सीडेंट के पहले जाती थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ याद आया रोशनी? तुम्हारी बॉडी हमें यहाँ पे मिली थी, तुम्हारी स्कूटी उस खंबे के पास वहां पड़ी हुई थी, और हेलमेट रोड के उस साइड। कुछ याद आया? तुम्हारी गाड़ी स्किड हुई थी क्या? या तुम किसी गाड़ी से टकराई थी? किस तरफ से आ रही थी गाड़ियां? इस तरफ से गाड़ियां आई थी या पीछे से? एक साल बीत गया। हादसे के बाद 3 महीने का बेजान कोमा, और कोमा के बाद 9 महीने की बेजान याददाश्त। तकदीर शौक पर शौक देती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी चलती फिरती लाश बनकर रह जाएगी, लेकिन हुक्म का इक्का अभी आना बाकी था। बड़ी कृपा की है भगवान ने हम पर। हमारी बच्ची को यहां तक तो पहुंचाया। मैं तो भगवान से यही कहूंगी कि जैसे पहले थी वैसे ही बना दे मेरी बच्ची को। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है हमारी और हमारी बेटी की।
जीतू, मानस जो करशे एवज परशे। तुमने रोशनी के लिए मुझे अपने आप से दूर कर दिया। याद रखना, एक दिन वो भी तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। और हाँ, जितना मैं तड़पी हूं, उससे ज्यादा रोशनी तड़पेगी, वादा है। भैया, भैया, बेटा क्या हुआ? ये तो भैया, क्या क्या तूने? ये मुझे पहचान लिया? भैया, रोशनी, क्या हुआ बेटा? मेरी बच्ची, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? ऐसे सीन्स हमने फिल्मों में अक्सर देखे हैं, लेकिन ये फिल्म नहीं, हकीकत थी। अहमदाबाद की एमबीए स्टूडेंट रोशनी पटेल 3 महीने कोमा और 9 महीने बिना याददाश्त के रहने के बाद अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। रोशनी ने पुलिस को बताया कि क्या हुआ था जब 24 फरवरी की शाम को वो अपनी स्कूटी पर कॉलेज से लौट रही थी। रिंग रोड। हाँ, मैं रिंग रोड से आ रही थी। करेक्ट, रिंग रोड तुम्हारे रूट पे पड़ता है। जी, उस दिन भी मैं रिंग रोड से भुयंगदेव रोड की तरफ जा रही थी। स्कॉर्पियो गाड़ी थी। मुझे लगा शायद ऐसे ही पास आ रही है, पर धीरे धीरे और पास आने लगी, और पास। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने स्कूटी के मिरर में देखा, वो स्कॉर्पियो मुझे उड़ाने के चक्कर में थी। मैंने तुरंत एक्सेलरेट किया। मुझे जोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी माँ, नहीं सुनी। माँ प्लीज, मैं कसम खाती हूँ, मैंने रिंकल भाभी का कभी बुरा नहीं चाहा। चाहने से क्या होता है? तूने तो किया, बुरा किया। रिंकल और जीतू कितने खुश थे, तूने उन दोनों का तलाक करवा दिया। नागिन है तू, नागिन। मैंने सनिया था शायद कोई लोखंड का। यहाँ लगता है ठीक हो गया। हाँ बेटा, अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। कमाल है, इतनी जोर से मारा था माँ, एक रात में ही ठीक हो गया। एक रात में कहाँ बच्चा? अच्छा, 2-3 रातों से बेहोश हूँ क्या मैं? हाँ रोशनी, ऐसा ही समझ ले। हम भी ये 1 साल को 2-3 दिन ही समझ लेंगे। क्या 1 साल? कलोल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, 4 बजे से हिरासत में लो। ओके सर।
क्या हुआ? अभय, विनय, अर्जुन कहाँ है तीनों? यहाँ नहीं रहते। आपके क्या लगते हैं? साले लगते हैं मेरे। अंदर की तलाशी लो। अरे अरे, रिंकल के सभी मामा फरार हो चुके थे। जब से उन्हें पता चला था कि रोशनी कोमा से निकली है, तब से वो भाग खड़े हुए थे। तब भी उन्हें भरोसा था कि वो कोमा से बाहर कभी नहीं आएगी। इस कातिलाना हमले के बाद रोशनी की सुनने की ताकत काफी कम हो चुकी है। बहुत धीरे धीरे वो अपनी बिखरी जिंदगी बटोर रही है। रोशनी की मां पूरी आस्था और भक्ति के साथ ऊपर वाले की शुक्रगुजार है। उसने एक नहीं बल्कि दो चमत्कार कर दिखाए। रोशनी चाहती है कि उसके गुनहगारों को सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। इस वक्त जब हम आपको ये केस पेश कर रहे हैं, अहमदाबाद पुलिस रोशनी के गुनहगारों को पकड़ने के लिए चप्पा चप्पा छान रही है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ है और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि मुजरिम बहुत जल्द कटघरे में पेश किए जाएंगे। इस अद्भुत केस में दस्तक देने वाला हाथ ऊपर वाले का था जरूर, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जीतू और रिंकल की टूटी शादी ने भी दस्तक दी थी कि अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। हर जुर्म दस्तक देता है। गौर से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।